गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th में आज से सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं आपका फिजिक्स का। और अभी तक शायद आशीष सर ने कुछ वीडियो डाले होंगे, तो मुझे नहीं जानकारी है कि अभी उन्होंने कितने वीडियो डाले हैं। लेकिन आज मैं आपका साइंस सेक्शन का जो फिजिक्स सेक्शन है, जो साइंस विज्ञान का जो आपका भौतिक विज्ञान सेक्शन है, उसका आज हम पहला चैप्टर उसमें कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे। शायद आपको ये बेसिक क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। जो हमारा लेसन है वो है गति, है ना। आज हम लोग गति के बारे में बात करेंगे, इसे इंग्लिश में मोशन बोलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ स्पष्ट ये होना चाहिए कि गति की अवस्था क्या है। अगर देखो, छोटी सी बात है कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गतिशील अवस्था में है, और अगर वो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वह भ्रामावस्था में है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह वस्तु कैसी है? गतिशील अवस्था में है। और अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है या अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है तो वह वस्तु भ्रामावस्था में होती है। अगर हम बात करें कि जैसे भ्रामावस्था के वस्तु के एग्जाम्पल की, जैसे मेज पर रखी किताब, उसमें टाइम के साथ उस किताब की स्थिति में या मेज की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि मेज पर रखी हुई किताब भ्रामावस्था में है। और अगर हम बात करें कि गतिशील अवस्था में, कि जैसे मैदान में खेलते हुए खिलाड़ियों की जो गति है वो गतिशील अवस्था है, रोड पर चलती हुई गाड़ी की स्थिति वो भी गतिशील अवस्था है, यानी कि वो गति की अवस्था में है। अब बात करते हैं गति के प्रकार की। गति के प्रकार की आपके सिलेबस में ये 3 टाइप्स दिए गए हैं। पहला है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। अब सरल रेखा में गति का मतलब, जैसे अगर हम बात करें सरल रेखा की, सरल रेखा का मतलब एक सीधी लाइन। ये हमारी जो लाइन है वो सरल रेखा है। अगर इसमें अगर बात करते हैं, जैसे कोई गाड़ी है वो सीधी चल रही है तो वो सरल रेखा में गति कर रही है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट जो इसका है वो है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति की इसका भी एग्जाम्पल आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक धागे में एक कंकड़ बांध लेते हैं और उसको घुमाना शुरू कर दें तो उसकी गति जो है कंकड़ की वो वृत्तीय गति आ जाती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसी में वृत्तीय गति में भी एक चीज़ और जुड़ जाती है, बगैर वृत्तीय गति और तथा इसी में हम जोड़ दें घूर्णन गति। घूर्णन गति। अगर घूर्णन की बात करें तो इसमें वस्तु अपने किसी अक्ष के परिता कंटिन्यू घूमती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि जैसे आपने लट्टू को जब देखा होगा, लट्टू अपने एक पॉइंट नोक होती है, वो क्या करता है, अपने उसी केंद्र के आसपास घूमता रहता है। तो जो लट्टू की गति है वो घूर्णन गति है। पंखे की गति घूर्णन गति का एग्जाम्पल है ना बेटा। तो ये हमारी घूर्णन गति की बात आ जाती है। इसके बाद बात आ जाती है दोलनी गति। दोलनी गति। जो दोलनी गति है बेटा, दोलनी गति में क्या होता है कि जैसे कि कोई एग्जाम्पल अगर हम देखें तो झूले पर बैठे बच्चे की गति, झूला। उसके बाद घड़ी का पेंडुलम। इसमें एक चीज़ होती है, घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा कि वो ये लटका होता है इस तरीके से, और ये अपनी ये माध्य स्थिति इसकी यानी कि मिड पॉइंट मानते हैं, जितनी दूर इससे इधर जाएगा उतनी ही दूर वापस दूसरी तरफ जाएगा।
तो इधर से उधर और उधर से इधर, यानी कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, लेकिन दोनों तरफ बराबर दूरियां तय करता है, तो ये गति कहलाती है हमारी दोलनी गति। इसका एग्जाम्पल झूले वाला सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और घड़ी के पेंडुलम की गति जो होती है हमारी, इसी की बात करते हैं। अब जो हम गति की बात कर रहे थे बेटा, इसमें आपने क्या क्या सीखा कि गति में सबसे पहले कि गति की अवस्था, अगर डिफिनीशन अगर लिखते हैं तो सरल भाषा में कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गतिशील अवस्था में है। दूसरा पॉइंट, अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वह विरामावस्था में होती है। ठीक, उसके बाद गति के प्रकार पड़े। गति के प्रकार में सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति, अगर जैसे कि गाड़ी है हमारी, बस ट्रेन जो भी चल रही है वो सीधी रेखा में ही गति करती हैं, है ना, वो सरल रेखीय गति हो जाती है हमारी। वृत्तीय गति, एग्जाम्पल, अगर हम किसी धागे में कंकड़ को बांधकर घुमाते हैं तो वो गति, उस कंकड़ की जो गति है वो उसकी वृत्तीय गति है। अगर हमने इसी में लिखा हुआ है घूर्णन गति, घूर्णन गति में हमने एग्जाम्पल आपको बताया है लट्टू का। लट्टू जो है वो अपने अक्ष के परिता ही घूमता है, अर्थात जैसे कि ये अगर हम बात करें ये घूम रहा है तो ये हमारी वृत्तीय गति है, लेकिन अगर लट्टू की बात करें तो वो अपने अक्ष के परिता अपनी ही धुरी पर घूमने शुरू कर देता है, तो वो हमारी है घूर्णन गति। पंखे की गति भी घूर्णन गति के एग्जाम्पल में आ जाती है। दोलनी गति, दोलनी गति में अगर कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के साथ पेच दोनों तरफ वह गति करती है तो उसकी गति कहलाती है दोलनी गति। जैसे झूले पर बैठे बच्चे की गति दोलनी गति कहलाती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ मूलभूत पद। मूलभूत पद जिसकी वजह जानकारी ना होने पर हम कुछ चीज़ें गड़बड़ भी कर सकते हैं, तो थोड़ा मूलभूत पदों के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारे मूलभूत पद हैं, सबसे पहले इसमें आ जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। अगर हम किसी स्थिति के बारे में करना चाहें तो हम ये बात निश्चित कर सकते हैं कि वो किसके सापेक्ष चल रहा है, तो ही हम गति बता सकते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल की बात करें कि दो लड़के साथ साथ चल रहे हैं, तो साथ साथ अगर चल रहे हैं और वो कहाँ से चलना स्टार्ट हुए हैं और कहाँ से नहीं, हमें नहीं पता। अगर कोई बच्चा, अगर बात करते हैं जैसे कि अगर ए पॉइंट से चलना स्टार्ट होता है और बी पे आ जाता है, तो अगर जिस ए से चलना स्टार्ट होगा तो ये रेफरेंस पॉइंट होगा कि वो ए से चलना स्टार्ट हुआ है। इसको समझने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलते हैं बेटा, जो कि हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति का एक सेक्शन है जिसमें हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं और हम लोग अपना मूल बिंदु यहीं पे स्थापित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है और बी तक पहुँचता है, अगर सपोज मान लो ओ से चला और बी तक पहुँचा, तो ये इसका रेफरेंस पॉइंट है कि ये ओ से चला और ओ से जो ये बिंदु है हमारा मूल बिंदु है, इसी को हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। अगर ये नहीं है और यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है तो हम कह नहीं सकते कि ये कहाँ से चला और कहाँ की ओर जाएगा। तो सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट हमें यही देना होता है। दूसरा, अगर एक एग्जांपल और छोटा सा ले सकते हैं, जैसे कि हमारे कोई रिश्तेदार आ जाएं और हमें ये नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि आपका घर कहाँ पे है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा, क्वेश्चन होगा कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर वो ये कह देता है कि मान लीजिएगा कि हम इस पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, तो हमारे लिए जो पेट्रोल पंप है वो हमारा मूल बिंदु हो जाएगा और उसके अनुसार हम उसको आगे की दिशा बता सकते हैं। तो ये तो होती है मूल बिंदु की बात। अब इसके बाद दूसरा फंडामेंटल पॉइंट आ जाता है इसका दूरी। जो व्यक्ति ओ से बी तक गया, ओ से
बी तक गया तो इनके बीच वो जितनी दूरी चला है इसी को हम क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। अब विस्थापन भी आ जाता है। विस्थापन की डिफिनीशन थोड़ी सी बेटा समझने की बात है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। सपोज कि ये यहाँ से चल रहा है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे हम क्या कहेंगे डिफिनीशन में, विस्थापन बोलेंगे। और अगर सपोज जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ से ओ से चला बी तक, ये मान लीजिए 2 मीटर है, बी से फिर ये ऊपर की ओर चला, यहाँ तक आके इसने 3 मीटर चला, और 3 मीटर से अब ये यहाँ पर आया, सपोज मान लीजिएगा ये ओ पर आ जाता है और यहाँ पर आके इसने 7 मीटर चला। अब दूरी की अगर बात करें तो इसमें बेटा दूरी कितनी हो जाएगी, ओ से बी तक गया, बी से सी तक गया और सी से ओ तक आया, तो दूरी की अगर हम बात करेंगे तो 2 और 3 5 और 5 और 7 12, यानी कि इसमें दूरी हो जाएगी हमारी 12 मीटर। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें तो उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति क्या हुआ, ओ से बी तक गया, बी से सी तक गया और सी से ओ पर फिर वापस आ गया, तो विस्थापन इसका हो जाएगा 0, क्योंकि उसके न्यूनतम यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वही तो विस्थापन कहलाता है। और लेकिन जिस व्यक्ति ने जहाँ से चलना शुरू किया और घूम के वो अपने उसी जगह पर आ गया तो उसका विस्थापन 0 हो गया, है ना। तो ये एग्जाम्पल थे हमारे। अब इसमें थोड़ा सा और टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। जैसे टॉपिक अगला हमारा जो आ जाता है, एक समान गति। एक समान गति, एक समान गति का मतलब अगर समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, जैसे परिवर्तन नहीं होगा तो दूरी नहीं होगी, बात कंफर्म हो गई। लेकिन जैसे कोई गाड़ी है, चलती है पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर, पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में चलती है 40 किलोमीटर। तो इस तरीके की गति, यानी समय समान रहे और दूरी भी समान तय करती है, तो ये गति कहलाती है हमारी एक समान गति। यानी टाइम के अकॉर्डिंग उसकी गति में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे कि समय के साथ यहाँ पर जो बात कर रहा है वो कि अगर पहले 1 घंटे में अगर गाड़ी चलती है 40 किलोमीटर और अगले 1 घंटे में भी गाड़ी चलती है 40 किलोमीटर और अगले 1 घंटे में भी गाड़ी चलती है 40 किलोमीटर, तो इस प्रकार की जो गति होती है वो एक समान गति कहलाती है। और इसके बाद दूसरी गति आती है असमान गति। असमान गति, असमान गति, असमान गति में क्या होता है बेटा कि टाइम तो वही रहता है लेकिन गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरियां वो अलग अलग होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको कि पहला 1 घंटे में, पहले घंटे में गाड़ी गई 60 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में यानी अगले 1 घंटे में गाड़ी चली जाती है 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगले 1 घंटे में गाड़ी चलती है वो चलती है 30 किलोमीटर की। टाइम बेटा हमारा समान रहा लेकिन गाड़ी की जो स्पीड थी वो क्या नाम जो दूरी थी उसके द्वारा तय की गई वो अलग अलग हो गई। तो ये गति या जो गति है वो कैसी गति कहलाएगी, असमान गति कहलाएगी, है ना। कि हर घंटे पे गाड़ी की चाल बदलती चली गई। जैसे कि 12 बजे गाड़ी चलना स्टार्ट हुई और 1 बजे तक उसने दूरी तय कर ली 60 किलोमीटर, फिर 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में उसने जो दूरी तय की तो वो हो गई अगली वाली दूरी 90 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में दूरी तय कर ली उसने 30 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो गाड़ी चल रही है वो कैसी चल रही है, असमान गति से चल रही है। और इधर क्या था कि पहले 1 घंटे में गाड़ी 40 किलोमीटर और अगले 1 घंटे में गाड़ी 40 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम तो समान था और उसने समान दूरी तय की, तो ये क्या हो गया हमारा एक समान गति, है ना।
इसी के साथ आपका जो गति टॉपिक है वो ख़त्म हो रहा है, और मैं उसके कुछ नोट्स आपको मैं अभी भेज रहा हूँ, उसको कॉपी पे लिख के अपना तैयार कर लें। जो एग्जाम्पल था, जो समझाने वाली बात थी, वो मैंने आपको यहाँ पर भी इस वीडियो में बता दी है। और अगला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे चाल। ठीक है, अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं और आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। थैंक यू।